केंद्र की मोदी सरकार ने वक्फ बोर्ड के अधिकारों पर अंकुश लगाने तैयारी शुरू कर दी है। केंद्र सरकार ने वक्फ बोर्ड अधिनियम में संशोधन बिल संसद में पेश किया है। वक्फ अधिनियम में बदलाव लाने के बिल को लेकर अब सियासी घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस नेता और विपक्ष से गुमराह करने वाला बिल बता रहे हैं तो सत्ता पक्ष के लोग बिल का समर्थन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी इस बिल को लेकर सियासी तकरार जारी है। तो सबसे पहले हम आपको सुनवाएंगे कि आखिर वो कौन सा बिल है जो पेश किया गया तो बवाल मच गया, और बवाल मचा ऐसा कि हर जगह सवाल खड़े होने लगे। मध्य प्रदेश में सियासत बिल को लेकर भड़क गई है और किसने क्या कहा पहले वो सुनवाते हैं। पहले ये दिखाते हैं आपको कि किसने बिल पेश किया, संसद में क्या हुआ, फिर मध्य प्रदेश में क्या प्रतिक्रियाएं आई, और उसके बाद हम करेंगे इस बिल को लेकर चर्चा कि आखिर इस बिल के जो पास होने के बाद वक्फ बोर्ड के क्या हाल होने वाले हैं, इस पर चर्चा होगी। Sir, I have given a notice under Rule 72 to oppose the WAF amendment bill. Sir, I oppose the introduction of the bill under Rule 72(2) on the grounds that this House does not have the competence to make these amendments. This bill patently violates the principles provided in Article 14, 15 and 25. Sir, it is both discriminatory, arbitrary. It is a grave attack on the basic structure of the Constitution as it violates the principle of judicial independence, separation of powers. Sir, one thing has to be understood that the Waqf management of a property is an essential religious practice for a Muslim. By denying legal recognition to Waqf al-Awlad under Clause 4 and Waqf by user under Section 3(r)(1), government has sought to severely restrict how Muslims can manage their Waqf property. Sir, in fact, Hindu endowment boards, I challenge, Hindu endowment boards are recognized even by usage and custom. Here you are asking for documentation. No existing law, whether non-religious or personal, limits the right of a person to will their property or dispose it. But what you are doing over here, a Hindu can give through will his complete property to his daughter or son. I as a Muslim cannot do, I can only give 1/3. But what you are doing, I can gift, but I cannot give it in the name of Allah subhanahu wa ta'ala. Now you are stopping me from praying. The Mussalman Waqf Act 1923 was brought into force on 5th August 1923 and applied to the whole of then British India. सुनिए, क्यों वो कानून स्टैट्यूट बुक में रहना ही नहीं चाहिए था, इतना साल रहा, रिपील करना चाहिए ना, इंक्लूडिंग ब्रिटिश बालूचिस्तान एंड संथाल परगनास समय का जुरिस्डिक्शन में बता रहा हूँ. The Waqf Act 1954, which enacted the laws of Waqf for the first time in independent India, provides white section 69 clause 1 sub clause 5 that the Mussalman Waqf Act 1923 does not apply to any Waqf governed by the 1954 Act. So in effect 1923 Mussalman Waqf Act in effect redundant हो चुका है, ये सर एप्लीकेबल नहीं है. So in effect ये रिडंडेंट हो चुका है, इसलिए सर स्टैट्यूट बुक में नहीं रहना है, इसलिए मैं ये रिपील अमेंडमेंट इसको भी आप इसको भी रिपेल को भी कमिटी में भेज रहे हो ना. ये एक्ट एक्चुअल में 1995 एक्ट और 2013 का अमेंडमेंट आने के बाद अस्तित्व में नहीं, हम कागज पर से निकाल रहे, इतना ही है. और मैं मानता हूँ इसमें विपक्ष सहमत होगा. देखिए, इस संशोधन का मध्य प्रदेश राज्य वक्फ बोर्ड स्वागत करता है और उम्मीद करता है कि इस संशोधन के माध्यम से राष्ट्र हित में, राष्ट्र के आवाम की भलाई के और राज्य वक्फ बोर्डों के मजबूती के काम होंगे. और समय काल परिस्थिति के हिसाब से आज से पहले भी ये एक्ट बदलते आए हैं, एक्ट में संशोधन होते आए हैं. उसी कड़ी में यह संशोधन है. विपक्ष को और अन्य लोगों को इसको अलग चश्मे से नहीं देखना चाहिए. सर, भैया कुछ कांग्रेस के लोग तो कह रहे हैं कि सरकार का जो निशाना है वो निजी जमीनें हैं, जो धार्मिक संस्थाएं उनकी जमीनें हैं. इसके साथ साथ उन्होंने ये भी चीज कही है कि नए संशोधन विधेयक के अंदर ये चीज भी है कि वक्फ की कमेटी में एक हिंदू सदस्य को रखा जाए. ऐसे मुसलमान भी मांग करेंगे कि बहुसंख्यकों की कमेटी में उनको रखा जाए. और अब ये भी है कि कलेक्टर से पूछ के वक्फ की जमीन पर काम करवाया जाएगा, तो ये भी गलत है. देखिए, मुझे 1 साल और 2 माह हुए हैं
वक्फ बोर्ड में काम करते हुए, पर मुझे कहीं ये नहीं लगता है कि इसमें कोई रिलीजियस प्रॉब्लम्स है। जो वक्फ है वो संपत्तियों की संस्था है। संपत्तियों का संधारण ठीक से हो, संचालन ठीक से हो, उसके नियम कायदे ठीक से बने हों और समय के साथ नई चुनौतियां आती है और उन चुनौतियों को पार पाने के लिए हमको नए कानून बनाना पड़ते हैं, चाहे समाज क्षेत्र हो, संस्थाएं हो या सरकार हो। यहां तक कि संविधान में भी बाबा साहब ने अमेंडमेंट का विकल्प खुला रखा है। उसी कड़ी में 1954 का जो हमारा एक्ट था वक्फ के संचालन के लिए, वो खत्म हुआ और 1995 आया। 1995 के बाद 2013 का संशोधन आया और 2013 के बाद 2019 का संशोधन आया। तो आज 2024 जो बदली हुई परिस्थितियों में, समय काल के प्रभाव में जो परिस्थितियां निर्मित हुई होती है, उसकी चुनौतियों को पार करने के लिए और बेहतर संचालन के लिए यह संशोधन आया है, जिसका हम स्वागत करते हैं। कांग्रेस और अन्य जो राजनीतिक दल है, उन्होंने सदैव से अपने वोटों के खातिर लोगों को भड़काने का काम किया है। मेरी उनसे भी अपील है कि भड़काना बंद करना चाहिए और सब समाज को बढ़ाने के काम पर आना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी साहब की सरकार, मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार सबको बढ़ाने की ओर काम कर रही है। अल्पसंख्यक भाई भी कैसे पढ़े, आगे बढ़े, उस पर काम कर रही है और उसी लाइन पर विपक्ष को आना चाहिए, ये भड़काना बंद करना चाहिए। देखिए, वक्फ बोर्ड के पास जो जमीनें हैं उस पर सरकार की नजर है। वक्फ बोर्ड की वो जमीनें हैं जो लोगों ने दान में दी हैं। अब किसी धार्मिक उद्देश्य से, चैरिटी से जो जमीनें दान में दी हैं, उसमें हस्तक्षेप करने की क्या जरूरत है? कल के दिन ये सरकार कहने लगेगी मठ मंदिरों में जो जमीनें लगी हैं वो भी, उस पर भी हमारी नजर होगी। तो धार्मिक क्षेत्र में जो जमीन, जायदाद, मंदिर, मठ और दूसरे क्षेत्रों में लगी हुई हैं, ये उनका स्वतंत्र अधिकार है, तो लोगों ने दान में दी है, उस पर सरकार का क्या राइट है? तो वक्फ को लेकर एक सदन में संशोधन विधेयक बिल जो है वो पेश हो चुका है। हमारे साथ आर्य मसूद जी हैं, कांग्रेस के विधायक हैं। सर, ये जो बिल है, इस बिल को लेकर क्या कहेंगे? पहले ये बिल गुमराह करने का और सिर्फ भ्रम पैदा करने वाला बिल है और ये बिल वक्फ की संपत्तियों को सरकार कब्जा करना चाहती है, हड़पना चाहती है, उस दिशा पे ले जाने का रास्ता खोलने वाला बिल है। दूसरी बात, विरोध भी किया है, केसी वेणुगोपाल जी हैं, उन्होंने जो है क्रॉस क्वेश्चन भी किया है कि आखिर ऐसा क्यों कि दूसरी कम्युनिटी के लोगों को भी क्या इसमें अब गुंजाइश दी जाएगी? नहीं, बहुत सही सवाल उठाया उन्होंने कि जब आपने ट्रस्ट में जमीन दी नहीं है और आप कह रहे हैं कि इस कम्युनिटी को बनाए, कल कोई वो कम्युनिटी अगर बिल बनाती है, वो ट्रस्ट बनाती है और दूसरा अदर देन कम्युनिटी ये कहे कि हमें रखा जाए, ये क्या उचित? तो उन्होंने बहुत सही सवाल उठाया है। मैंने आपको उसका एक बहुत अच्छे जुमले में जवाब दिया कि सरकार गुमराह कर रही है, नाकामी में है, फेल्यूअर सरकार है। लेकिन वक्फ की संपत्तियों पे कब्जे की बात जहां तक आती है, तो कहाँ दिया? 40 बिंदुओं में तो कहीं भी उन्होंने नहीं कहा कि हमने कलेक्टर को पावन कर दिया कि 15 दिन में या महीना भर में निराकरण करके दो। ये तो कहीं नहीं है। कलेक्टर को अधिकार में जो उन्होंने दिया वो देने का क्या है कि अब अगर आपको जमीन वक्फ की करना हो तो कलेक्टर से पूछना पड़ेगा। ये कौन सा बात? मैं अपनी जमीन दान करना चाहता हूँ, चैरिटी करना चाहता हूँ, उसके लिए कलेक्टर मौजूद। मिलाकर ये बिल जो है वो ठीक नहीं है, टोटल निराधार है और हित का नहीं है, वक्फ के हित का नहीं है। संपत्ति पे निगाह है, उसको पूरा करना है। तो धार्मिक स्थानों की संपत्ति पे क्या सरकार की निगाह है क्या? बिल्कुल, कई जगह कब्जा है, उनको अपने कब्जे बचाना है, इसीलिए करना है। सबसे बड़ा कब्जेदारी वही है। तो देखिए थे आर्य मसूद जी और कह रहे हैं कि ये बिल जो है वो गुमराह करने वाला बिल है। देखिए, ये तो एक ऐसी बात हो गई कि जो चीज़ हमारे पूर्वज यानी जो मुस्लिम जो लोग थे, उन्होंने अपनी जगह जब लोगों के लिए वक्फ करी तो उन्होंने एक नोट लिख कर गए कि ये जगह हम अपनी मर्जी से फला फला लोगों के लिए देते हैं ताकि इसका इस्तेमाल हो और उसका पैसा उन तक पहुँचे। एक चीज़ तो ये है। अब वो ऑन द रिकॉर्ड आज भी सरकार के पास मौजूद है, इसीलिए वक्फ बोर्ड की कमेटियां बनती हैं, वक्फ बोर्ड का गठन होता है ताकि उसको सही तरीके से संचालन किया जाए। दूसरी चीज़ ये कि मुस्लिम वक्फ को लेकर तमाम मीडिया चर्चा में। मैं आपको अपनी निजी बात बताना चाहता हूँ कि मैं भी कानपुर के अंदर जिस मकान में मेरा आज भी घर है, वो मंदिर के नाम वक्फ है
और उस प्रॉपर्टी को 80 साल से मेरे फादर वगैरह चले आ रहे हैं, अब वो उसका किराया जाता है, वो मंदिर में खर्च किया जाता है, क्योंकि वो मंदिर के खर्च के लिए पैसे दे गए थे, जहां वो पुजारी होगा वो उसका इस्तेमाल करेगा। इसी तरह वक्फ की प्रॉपर्टी जो छोड़ कर गए हैं वो उन्हीं लोगों को फायदा पहुंचाया जाता है जिससे कि उसको फायदा पहुंचना चाहिए। अब ये बिल लाकर ये सिर्फ लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अब इनके पास कोई भी चीज ऐसी नहीं ले गई कि हम हिंदुओं को किस तरह से खुश करें या मुसलमानों को किस तरह से हिंदुओं से भिड़ा। अब ऐसी इनके पास कोई चीज नहीं बची, कोई ऐसी टेक्निक नहीं बची। अब बेवकूफ बनाने के लिए सरकार ये बिल लेकर आ रही है, लेकिन उसका बिल मैं जानता हूं औंधे मुंह पटल पे गिरेगा। उसका कोई भी हो सकता है कि समर्थन ना करे। अगर वो स्टैंडिंग कमेटी में भी जाता है तो वहां से भी वो क्लियर नहीं हो पाए। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। आपने सुन ही लिया कैसा सियासत हो रही है इस बिल को लेकर। हमारे साथ कुछ खास पैनलिस्ट हैं, परिचय आपका कराते हैं। बाणी अहलूवालिया जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी की। कांग्रेस नेता मिर्जा मसरत बेग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पॉलिटिकल एडिटर रवि अवस्थी जी, आप तीनों का बहुत स्वागत है। तो बेग साहब, आपसे ही समझेंगे सबसे पहले कि बिल तो अब लोकसभा के सदन के पटल पर आ गया है, क्या इस बिल के नुकसान देखते हैं आप और क्या फायदे नजर आते हैं आपको? वक्फ बोर्ड अभी तक एक स्वायत्त संस्था थी जो इलेक्टेड होती थी, चुना जाता था जिसको, और उस चुने हुए जनप्रतिनिधि इसका प्रबंधन करते थे जी। अब सरकार उससे संशोधन करके वक्फ प्रॉपर्टी को हड़पना चाहती है, और अभी तक तो ये कानून है, ये होता आया है कि वाकिफ ने किस मकसद के लिए प्रॉपर्टी को वक्फ की है, सिर्फ उसी मकसद में इस्तेमाल हो सकती है। मिसाल के तौर पर किसी ने यतीम खाने के लिए, किसी ने मदरसे के लिए, किसी ने उसके मुसाफिर खाने के लिए वगैरह वगैरह, वो बहुत से उसके पर्पज हैं। लेकिन सरकार ये चाहती है कि उनके पर्पज से हटके इसको अधिग्रहण करके अपने हिसाब से काम करे, और इसमें उसने कलेक्टर के पावर ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने का प्रस्ताव पेश किया। कलेक्टर मतलब सरकार को पावर मिल जाएंगे। एक स्वायत्त संस्था जो माइनॉरिटीज की है, एक प्रॉपर्टी जो माइनॉरिटीज की है, उसमें हस्तक्षेप करने का ये प्रयास है जो कभी सफल नहीं हो सकता और ना ही पास हो सकता है। अगर लोकसभा में भी होगा तो राज्यसभा में नहीं होगा। खुद एनडीए के जेडीयू ने उसका विरोध किया है, और इस तरीके से अल्पसंख्यक मामलों में हस्तक्षेप उचित नहीं है। ये केवल एक परसेप्शन बनाने की कोशिश है कि हम मुसलमानों की प्रॉपर्टी भी छीन रहे हैं, इसलिए फिरकावाराना जो पोलराइजेशन है उसको करने की कोशिश है, इसके अलावा कुछ नहीं है। चलिए देखिए, एक बड़ी वक्फ प्रॉपर्टी को और मुसलमानों को और वक्फ के जिनसे फायदा पहुंचाना चाहिए उनको उद्देश्य से भटकाना है। मानते हैं, मैं मानता हूँ कि कहीं कहीं दुरुपयोग भी हुआ है। अच्छा, आप ये मानते हैं? आपने तो शायद मुझे याद है आपने तो जिम्मेदारी भी संभाली है। जी जी जी, हमने चलिए आपके पास अभी लौटेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। तो बाणी जी, सुन लिया आपने कि ये जो बिल है इसको लेकर वक्फ बोर्ड के शायद पूर्व अध्यक्ष भी हैं मिर्जा मसरत बेग जी, और ये बता रहे हैं कि ये कमान लगाने की या कमान कसने की वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर नजर, काफी कुछ कहा है उन्होंने। मैं सबसे पहले तो डीएनए न्यूज के सभी दर्शकों को नमस्कार करूंगी और मेरे साथ जुड़े हुए पैनलिस्ट को भी प्रणाम करती हूँ। देखिए, कांग्रेस ने बहुत दुर्भाग्य की राजनीति को अपनाया है। समाज को गुमराह करना, गलत नैरेटिव करना, गलत संदेश देना और फूट पैदा करने वाली राजनीति। तो ये पहली बार तो है नहीं कि इस वक्फ बोर्ड के में संशोधन किया गया है। जितने भी संशोधन किए गए थे वो कांग्रेस काल के थे, परंतु वो सकारात्मक नहीं थे। उनसे समाज को कोई लाभ या फायदा नहीं हो रहा था। देखिए, ये जितनी प्रॉपर्टीज होती है ये कोई धार्मिक सामर्थ्य के काम आती है, तो उसको नजर रखते हुए
जैसे जैसे समय निकलता है, समय के साथ साथ समाज की अनुकूलता और समाज और देश की जरूरत के अनुसार जो हम आंकलन करते हैं, उसी को देखते हुए हम कानून जो आउटडेटेड हो जाते हैं, जिनको दुरुस्त करने की आवश्यकता होती है, जो सर्वस्पर्शी हो, सामान्यता दे और एक नियम कायदे का पालन हो उन कानूनों के तहत, तो इसके नाते ही ऐसे संशोधन किए जाते हैं और उन्हें एक राजनीतिक नहीं, उन्हें एक प्रॉपर एजेंडा के तहत लिया जाता है और प्रस्ताव दिए जाते हैं। ये सामाजिक नुकसान नहीं करना है, दुरुपयोग को रोकना है और अनाधिकृत जो उपयोग हो रहा है ऐसे नियम कानूनों का, उनको भी रोकने का काम करते हैं। तो ये हमें गैर जिम्मेदाराना बयान देने नहीं चाहिए, क्योंकि हम ये जो संशोधन कर रहे हैं विवाद रोकने के लिए कर रहे हैं। हम जो भी मान्यता है हमारे सरकार की, आप देखते हैं कि जब हम जो भी सरकारी योजनाओं का लाभ देते हैं तो उनमें कोई धार्मिक एंगल नहीं होता, उसके आधार पे हम किसी को नहीं देते। जो योजनाएं होती हैं सरकार की, उनका उपयोग, उनका लाभ हर वर्ग के व्यक्ति पक्ष होता है, सबको मिलता है और सबको एक बराबर के मापदंड में मिलता है। तो जब कानून सबके लिए एक है, तो ये प्रकार के कानून भी सर्वस्पर्शी और सामान्यता देने वाले हो और हमको सबका साथ और सबका विकास करना है, उसके तहत इनमें कोई खराबी नहीं है। चलिए, देखिए, रोकना है गड़बड़ियां मकसद इस बिल का। और रवि अवस्थी जी भी हमारे साथ हैं। रवि अवस्थी जी, आपके पास आएंगे। क्या कुछ देख रहे हैं इस बिल को लेकर जो इतना सियासी घमासान छिड़ा हुआ है? ओबीसी को तो सुन ही लिया है आपने, सांसद हैं और उन्होंने इस तरीके से बोला है कि हिंदुस्तान को बांटने का प्रयास कर रहे हैं, मुसलमानों से नफरत करती है केंद्र सरकार, तमाम सारी बातें उन्होंने कही हैं और वक्फ बोर्ड पर इस तरीके का फैसला गलत बताया। हाँ, देखिए मैं जी, मुझे लगता है कि कई नेता इस तरह के जो बयान देते हैं, जिससे जैसे जैसे सीए को लेकर जिस तरह की अफवाह फैलाई गई थी, आज बताइए कि सीए के कितने फ़ायदे उन लोगों को मिल रहे हैं जो दूसरे देशों से प्रताड़ित होकर और भारत की शरण ले रहे हैं। आज बांग्लादेश के जो हालात बने, अगर वहाँ का कोई अल्पसंख्यक यहाँ आता और नागरिकता लेता है तो इसमें बताइए क्या बुराई थी, लेकिन भड़काया गया। अब ऐसे ही देखिए, आप इस बिल को लेकर कहा जा रहा है कि साहब वो संपत्ति बेच देंगे, वो हड़प लेंगे। अरे इसमें कहाँ ऐसा जो प्रावधान जो बिल पेश हुआ है उसमें कहाँ ऐसा लिखा है कि संपत्ति हड़प लेंगे? बल्कि आप तो देखिए, जो केंद्रीय मंत्री उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि आप इसका समर्थन करिए, करोड़ों मुसलमानों की दुआएं आपको मिलेंगी जो बरसों से अपनी संपत्ति के विवाद को लेकर लड़ रहे हैं। इसी भोपाल में देखिए वक्फ से जुड़े कितने मामले हैं जो बरसों से अदालत में लड़े जा रहे हैं। तो लेकिन सवाल वही है कि, और फिर दूसरी बात ये है कि इसमें मतलब जो वक्फ की जो आय है उसका तो मुस्लिमों के कल्याण पे खर्च करने की बात कही जाती है, तो इसमें कहाँ ऐसा है कि जिसमें बेच देगी सरकार और तमाम। हाँ, बस इतना ज़रूर हुआ है कि जो अभी तक एक तरफा मामला चल रहा था उसमें निश्चित तौर पर जो 3A, 3B और 3C धाराएं जोड़ी गई हैं संशोधन के नाम पे, वो उसमें यही है कि अब कलेक्टर के पास निश्चित तौर पर यह तय करने का अधिकार होगा कि कौन सी संपत्ति वक्फ की है और वक्फ की नहीं है। तो सवाल ये कि अब सवाल ये भी उठा, केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि भाई आप कलेक्टर के नाम पे आपत्ति उठा रहे हैं, तो ये बताइए कि लैंड रिकॉर्ड के बारे में निर्णय लेने का अधिकार और किस अधिकारी को होता है? कलेक्टर को ना अगर इसमें करें तो फिर किसको किया जाए? क्योंकि राजस्व से जुड़े मामलों का निराकरण तो कलेक्टर ही करता है ना, चाहे पूरे देश में एक व्यवस्था है। अगर वक्फ से जुड़ी संपत्तियों का अगर कोई विवाद है तो उसे कलेक्टर को क्यों नहीं सुनना चाहिए? निश्चित तौर पर उसे सुनना चाहिए, क्योंकि जब तमाम राजस्व मामलों का वो फैसला करता है तो इससे जुड़े राजस्व मामलों का क्यों नहीं निराकरण किया जाना चाहिए? मतलब ये तो मुझे लगता है बड़ी अजीब आपत्ति जो उठा रहे हैं, वो बहुत ही अजीब है वो आपत्ति। अब सवाल ये है कि इसमें देखिए, इसके अलावा आप एक बात और देखिए कि इसमें जो परिषद बनाई गई, केंद्रीय परिषद जो बनी है, उसमें 3 मंत्री के अलावा 1 मंत्री के अलावा 3 सांसद हैं, 3 मुस्लिम प्रतिनिधि हैं, 3 मुस्लिम कानून के विशेषज्ञ भी उसमें शामिल रहेंगे, है ना। इसके अलावा देखिए 2 पूर्व न्यायाधीश को इसमें रखा गया है कि अगर इस तरह के विवादित कोई मामले होते हैं
तो निश्चित तौर पर उनका समय रहते निराकरण हो जाए। ऐसा ना हो कि आपने किसी भी संपत्ति को आपने वक्फ की संपत्ति घोषित कर दिया और वो वर्षों तक पीढ़ी दर पीढ़ी अदालत के या जो ट्रिब्यूनल है उसके पे माथा रगड़ते रहे और उसको न्याय ना मिले। तो ऐसा भी, ये इस तरह का मुझे लगता है कि इस तरह की व्यवस्था भी कहाँ तक उचित हो सकती है। अगर संशोधन के माध्यम से सरकार चाहती है उन लोगों को तत्काल जल्दी से जल्दी न्याय मिले जो ऐसे मामलों में हैं, तो स्वाभाविक तौर आप देखिए कि अगर भारत में अगर इनकी संपत्ति की, वक्फ की संपत्ति की बात की जाए तो 3,39,505 संपत्ति जो है वो गैर अतिक्रमित है और इसके अलावा करीब बाकी 58,896 अतिक्रमण करके को लेकर विवाद में फंसी हुई हैं। इसी तरह 5,371 मुकदमे तो आंतरिक तौर पे चल रहे हैं और 7,831 मुकदमे जो है वो शहरी क्षेत्रों में की संपत्ति को लेकर चल रहे हैं। ये संपत्ति किसकी है? पहली बात तो ये समझना चाहिए कि ये संपत्ति उन्हीं मुस्लिम समाज के लोगों की जिन्होंने संपत्ति वक्फ को दान की है। वो केस से लेके और चलाचल संपत्ति कोई भी हो सकती है, भाई आपके ही लोगों की संपत्ति है। और अगर वो इस तरह अदालत में या ट्रिब्यूनल में उलझी हुई है, न्यायालयीन प्रक्रिया में उलझी है, जो लोग, मैंने कहा ना कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो माथा रगड़ रहे हैं, उन्हें अगर न्याय समय पर मिल जाए तो इसमें क्या बुराई है? ठीक बात। तो अब इसमें कहाँ बेचने वाली बात हो गई कि साहब नहीं, वो तो सरकार इसलिए केंद्रीय पोर्टल पर दर्ज करवा रही ताकि आगे पीछे वो उसको बेच सके। मतलब ये तो बेसिर पैर की बात है ना, कि काल्पनिक बात है। काल्पनिक बात है जैसे सीए को लेके की गई थी, मुझे लग रहा है कि इसको लेकर भी उसी तरह बेग साहब के पास चलते हैं। बेग साहब ने सुना, आपको भी सुना, अहलूवालिया जी को भी सुना। बेग साहब, क्या लगता है कि ये वास्तव में नजर है, जैसा आरिफ मसूद जी कह रहे हैं कि धार्मिक संस्थानों की, या कांग्रेस के नेता मुकेश नायक कह रहे हैं कि धार्मिक जो संस्थान हैं उनकी जो संपत्तियां हैं वो उनका निजी अधिकार होता है कि भाई जो दान में दी हुई संपत्तियां हैं उस पर सरकार की क्या नज़र, वो सिर्फ गरीबों को भला करने के लिए, या जो धार्मिक स्थल हैं उनको उनके संबंधित काम करने के लिए उनके जो आय होती है उनका उपयोग किया जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। तो ऐसा क्यों नहीं होने वाला है? अहलूवालिया जी कह रही हैं, रवि अवस्थी जी कह रहे हैं कि भाई जो विवादित चीजें हैं उनको सॉर्ट आउट करने में मददगार होगा या ये बिल आपका। दूसरी बात, केंद्रीय मंत्री ने सदन में ये बात, संसद में ये बात स्पष्ट तौर पर की है कि वक्फ की संपत्ति पे कुछ लोग कब्जा किए हुए हैं। अगर उसका फायदा पूरे समाज को नहीं मिलता है, जो मुस्लिम समाज के लिए, ये कब्जे वाली बात जो है, तो कब्जा भी बहुत सारे लोगों का है, इससे भी निपटान मिलेगा क्योंकि सरकार का हस्तक्षेप होगा। तो ये बात सही है कि कब्जा बहुत से लोगों का है, और हिंदुस्तान में सबसे बड़ी मिसाल जो है वो सबसे बड़े धनाढ़ अंबानी साहब के महल इंटीरिया की है। ये जमीन किसी अब्दुल करीम इब्राहिम साहब ने दान की थी, किस मकसद के लिए कि यहाँ एक यतीम खाना बन सके, अनाथालय बन सके और शिक्षण का कायम हो सके। लेकिन उसे अवैध तरीके से अंबानी साहब ने कब्जा कर लिया या खरीद ली, और उस अवैध तरीके से खरीदने के बाद वो केस अभी भी बॉम्बे हाई कोर्ट में पेंडिंग है। अच्छा, इसका फैसला नहीं हो पा रहा जी। उस ऐसी प्रॉपर्टियों को बचाने के लिए कलेक्टर को पावर दिए जा रहे हैं, उनके हितैषी लोग हैं, उन्हें रोकने के, उनको फायदा पहुंचाने के लिए अच्छा कलेक्टर को पावर दे जा रहे हैं। कलेक्टर को पावर देने का मतलब ये है कि आप सरकार को पावर दे रहे हैं। ये अभी तक न्यायिक ट्रिब्यूनल, वक्फ ट्रिब्यूनल में होता था। वक्फ ट्रिब्यूनल एक न्यायिक व्यवस्था है जहाँ सीपीसी लागू होती है, जहाँ एविडेंस, जनरल एविडेंस लागू होता है, जनरल सीपीसी लागू होती है। केवल वक्फ प्रॉपर्टी की सुनवाई के लिए, विवादित की सुनवाई के लिए उसको बनाया गया था। सिविल जज कहाँ बैठता है, न्यायिक जज होता है वो, और वहाँ तुरंत फैसले होते हैं। तो अच्छा, इससे क्या साइड इफेक्ट क्या होंगे? साइड इफेक्ट थोड़ा बता दें बेग साहब। साइड इफेक्ट ये है कि उसको सारे पावर कलेक्टर को दिए जा रहे हैं, और इसमें हस्तक्षेप इस तरह किया जा रहा है कि इसमें गैर मुस्लिम सदस्यों को भी शामिल किया जाएगा। तो इसमें आपत्ति क्या है जी? इसमें आपत्ति क्या है? यदि गैर मुस्लिम के लिए सरकार कह रही कि इनको शामिल किया जाए, तो क्या वक्फ की क्या आपत्ति हो सकती है? तो चार धाम ट्रस्ट है, उसमें किसी मुस्लिम को शामिल किया जा सकता है। हाँ, ये तर्क है जी, बिल्कुल ठीक बात। ये और तो ये वक्फ प्रॉपर्टी मतलब अल्लाह की प्रॉपर्टी,
वो तो अल्लाह को मानने वाले हैं, वही उसका प्रबंधन कर सकते हैं। ठीक है। तो अहलूवालिया जी देखिए, ये कह रहे हैं बेग साहब कि आप जो है कलेक्टर को अधिकार इसलिए देने के इच्छुक हैं कि जो विवादित प्रॉपर्टियां हैं कुछ लोगों को लाभ दिया जा सके। दूसरा, वो कह रहे हैं कि भाई यदि आप हमारे वक्फ की जो समितियां हैं उसमें अगर हिंदू या अन्य वर्ग के लोगों को आप प्रतिनिधित्व देने की बात कर रहे हैं तो अपने धार्मिक जो स्थान है या हिंदू धार्मिक स्थान है उनमें जो ट्रस्ट हैं या उनमें भी भाई मुस्लिम लोगों को दीजिए जगह, फिर तो सबके लिए सर्वाधिकार सुरक्षित। मैंने इनके जवाब सुने हैं और मैं आपसे बस ये प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि भाई साहब बहुत वरिष्ठ हैं, क्या वो जानते नहीं कि हिंदू रिलीजन के जो धार्मिक स्थान है उनका नियंत्रण कैसे होता है और किन नियमों के अनुसार होता है और वो नियम कब और किसने बनाए थे? तो भ्रम फैलाने की राजनीति और देश को अलगाववाद में बांटने की राजनीति ये ना करें। हम लोग ये चाहते हैं कि एक देश एक सामान्य कानून के तहत चले, सारी लोगों जितनी जन आबादी है उस देश सबको बराबर का हिस्सा मिले, उसमें योगदान मिले, उनको बराबर के राइट्स हो। उसके तहत जब सरकार एक अच्छी पहल कर रही है और जो बहुत पहले आनी चाहिए थी तो उसको हमें स्वागत करना चाहिए, उसमें अपने अच्छे सुझाव देने चाहिए और उसको और भी बेहतर हम कैसे कर सकते हैं, उसमें जो रेगुलेशंस हैं, जो नियम कायदे हैं, उसको और सुदृढ़ कैसे कर सकते हैं, जो हम उसके लिए अपने विचार को आगे रखें और अपनी एनर्जी उसमें दें, अपनी बौद्धिक क्षमता उसमें लगाएं। चलिए ठीक, मतलब कुल मिलाकर सुझाव दें, आपत्तियां ना लगाएं, ना आपत्ति जताएं। रवि अवस्थी जी, ये बिल अभी पहले चरण में है, लगता है, उम्मीद है आपको कि ये फाइनलाइज्ड होगा? वैसे संयुक्त समिति को जेपीसी को सौंपने की बात भी सामने आई है कि ये पहले उनको सौंपा जाएगा, लेकिन मैं थोड़ा सा एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ महेंद्र जी कि करीब 8 लाख से ज़्यादा संपत्तियाँ देश भर में वक्फी हैं और लेकिन इनमें से डिजिटलाइज केवल यानी अगर पारदर्शिता की बात करें तो करीब मतलब 4,36,169 संपत्तियाँ ऐसी हैं जिनकी कोई सूचना नहीं है, यानी वो किस स्थिति में है इसमें कोई उसकी जानकारी नहीं है, डिजिटलीकरण लेकिन का एक नहीं सवाल किया। उठाया है दूसरी बात मैं नसरत साहब से ये समझना चाह रहा था कि थोड़ा सा मैं अपने जानकारी के लिए भी कि आप कह रहे हैं कि साहब वो ट्रिब्यूनल में गैर मुस्लिम सदस्य क्यों होना चाहिए। मैं ये जानना चाह रहा था कि इसका मतलब ये है कि अभी जो ट्रिब्यूनल है उसमें जाहिर बात है कि पूरा एक ही वर्ग के लोग होंगे। अगर किसी हिंदू की संपत्ति को वक्फ की संपत्ति घोषित कर दिया जाए तो वो हिंदू कहाँ न्याय मांगने जाएगा, क्योंकि वो आपके ट्रिब्यूनल में तो कोई है नहीं, वो तो दूसरे धर्म के लोग हैं। तो अब सवाल ये है कि इस तरह के प्रकरणों में कैसे निराकरण हो, फिर तो वो तो अदालत तक मामला जाएगा, सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। यानी वही बात हुई ना कि पीढ़ी दर पीढ़ी वो व्यक्ति माथा रगड़ते रहे, लेकिन अब उससे न्याय कब मिलेगा इसके बारे में तो मैं थोड़ा समझना चाह रहा था कि वाकई में ऐसी व्यवस्था है क्या। बेग साहब, कर रहा हूँ कि ये एक न्यायिक अदालत ही है ट्रिब्यूनल, और इसमें कोई जरूरी नहीं है कि मुस्लिम जज हो। नहीं तो अगर गैर मुस्लिम होता है तो इसमें देखिए अभी रवि अवस्थी जी अभी उनकी समितियों की बात हो रही है कि समितियों में ये कहा ना ट्रिब्यूनल, अभी अवस्थी साहब फरमा रहे थे। नहीं वो अवस्थी साहब का थोड़ा सा वो ट्रिब्यूनल में तो आपने बता दिया कि वो जजमेंट वाला मामला है, लेकिन समितियों में जैसा आपने कहा कि किसी वर्ग को या हिंदू को किसी इस समितियों में इंटर होने से इसमें आपत्ति क्या है? यदि नहीं कोई आपत्ति नहीं है, सब में ईमानदार होते हैं, सब में बेईमान होते हैं। ये हमारा भारतीय समाज है जहाँ बेईमानी का और ईमानदारी का स्टैंडर्ड हिंदू मुस्लिम में बराबर का है। न कोई किसी से बड़ा ईमानदार है, न कोई किसी से बड़ा बेईमान है। लेकिन ये सेक्शन 25 आर्टिकल 25 संविधान का उल्लंघन है, इसमें हस्तक्षेप करना। अच्छा, ठीक बात है। तो मतलब आपका कहना ये है कि जो समितियां हैं विशेष अधिकार देता है, हाँ, तो जो धार्मिक न्यास है उनमें फिर मुस्लिमों को भी इजाजत दी जाए शामिल होने की, यही तर्क है ना आपका? जिसकी जो आस्था है वही लोग उनसे धार्मिक न्यासों में वक्फ रहे जहाँ उनकी आस्थाएं हैं। हमारे इस्लाम में अल्लाह को
इबादत करना सही नहीं माना जाता, उस स्ट्रिक्टली रेस्ट्रिक्टेड है। तो हम जब हमारी आस्था ही नहीं है किसी मंदिर में, किसी मूर्ति में, ठीक बात, तो फिर मुझे वहां का सदस्य क्यों बनाएंगे? तो ऐसे ही वक्फ भी नहीं चाहता है कि किसी गैर मुस्लिम को उनकी समितियों में रखा जाए। जी जी चलिए, तो ये एक तर्क है। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है। बिल तो पटल पर आ ही गया है, आगे